है, मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो। अच्छा, तो पीछे क्लास में मैं ये सब पढ़ा रहा था, ट्विनिंग फ्विनिंग वगैरह, क्रिस्टल बैंड थ्योरी, मास डिपेंडेंट क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा क्या है कि बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मिनरल्स का, और थोड़ा बहुत भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि ना लुमिनेसेंस क्या होता है, मैग्नेटिज्म एक मिनरल का कैसे जनरेट होता है। देखो हम दो ये है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। तो हम एक और चीज हम लोग क्लियर करके बोल देते कि अगस्त 10 तक हम लोगों का फ्री क्लासेस चलेगा, डेमो क्लासेस। Welcome Raju to the class. Till August 10, we will do demo classes, which will be for free. After that, if you guys like to join us and if you guys like the classes, अगर पसंद आए तुम लोगों को हम लोगों का पढ़ाना, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो हम लोगों को। अच्छा, एक और चीज मैं दिखा देता हूँ जस्ट एक मिनट में शेयर करके, कि तुम लोग बहुत लोग बोले थे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रूटीन, ये फिर क्या है भैया आप लोगों का रूटीन क्या है। वो मैंने सोचा था कि ज्वाइन करने के बाद ही दिखाऊंगा। तो मैंने एक रफ रूटीन बनाया है जिसमें और थोड़ा चेंजेस होगा और थोड़ा क्लासेस ऐड होगा। तो एग्जैक्टली फ्रॉम जुलाई टू जनवरी कैसे कैसे हम जाने वाले हैं, क्योंकि फरवरी में जैम होता है। उसमें इंक्लूडेड रहेगा प्रैक्टिस सेट्स, उसमें इंक्लूडेड रहेगा वीकली टेस्ट इंक्लूडेड रहेगा। तो कैसे कैसे जाने वाले हैं उसका पूरा लिस्ट हम मेरे पास रेडी है, क्योंकि मैं ऐसे करके ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, पूरा प्री प्लान। तो तुम अगर जो लोग ज्वाइन करेगा वो लोगों को ये सब चीज़ मिल जाएगा एकदम पहले दिन में ही। तो इसमें थोड़ा और अपग्रेडेशन होगा। तो पहला क्लास था हम लोगों का, देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, जो क्लास 1 का था, पर वो मैंने एक क्लास ज्यादा लिया क्योंकि मुझको लगा एक क्लास इम्पोर्टेंट है। बट द थिंग इज कि एक क्लास, so this is a basically routine for us, so we'll add other things also। थोड़ा ऐड करना है क्योंकि मैं पहले सोचा था कि अकेला पढ़ाऊंगा, फिर एक दोस्त मेरे साथ इंक्लूड हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। और ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल में सेकंड क्लास लेना चाहता हूँ, पर मेरे को लगा पिछले क्लास करवा के कि एक क्लास में नहीं हो रहा है और एक क्लास एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक चीज देखो, मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट नेक्स्ट वीक संडे को नहीं लिया, मैं इसी वीक में ले लिया। तो वीक का जो हम लोगों का टारगेट टारगेट रहेगा, या फिर महीने का जो हम लोगों का टारगेट रहेगा, that will be fulfilled for sure, that will be fulfilled in that particular week only। तो अगर मेरे को भी ऐसा लगे कि एक क्लास में एक टॉपिक नहीं हो रहा है, और तुमको भी ये लगे कि थोड़ा भैया ऊपर से जा रहा है, और सर कोई नहीं बुलाएगा मुझको, भैया हूं मैं सबका, एक थोड़ा ऊपर से जा रहा है, तो क्या बोलना है कि भैया आज रहने दीजिए, आज हो गया, इससे ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं मैं। तो हम मैं क्या करूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास डाल दूंगा तुमके लिए। पर जिस वीक का मैंने डाला है, जिस मंथ के अंदर मैंने सोचा है कि ये कंप्लीट करूंगा, वो उसी मंथ के अंदर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर जनवरी में मैंने अप्लाइड जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी डाला है। ये सब यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये प्रीत मेरा जो दोस्त है मेरे साथ ज्वाइन किया है वो लेगा। तो देखो जनवरी से पहले ही, और बीच में सेडिमेंटोलॉजी भी हट जाएगा, तो जनवरी से पहले ही हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों को मिलेगा खुद का प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा टाइम। और हफ्ते में हम लोग 2 से 3 क्लासेस लेंगे, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि हफ्ते हफ्ते में 4-5 क्लासेस लेना, क्योंकि आ, 4 तक ठीक है, पर 5-6 क्लासेस हफ्ते में, डेली क्लासेस 2 दिन करके, आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। बिकॉज मेरे को लगता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, और मैं ये खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एनआईटी राउरकेला से ही एनआईटी राउरकेला से का ही स्टूडेंट हूँ। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक चीज बोल सकता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेड़ा पार करने के लिए, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज सेल्फ स्टडी। तो अगर तुम लोगों के पास सेल्फ स्टडी की टाइम ही नहीं होगा,
तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कितना भी चाहे क्लास कर लो, क्योंकि वो चीज तुम कर रहे हो। अभी सितंबर में क्लास कर रहे हो, सपोज अभी तुम जुलाई में क्लास कर रहे हो, बाद में जाके खुद वो चीज नहीं पढ़ा, बस क्लास करके छोड़ दिए, फिर जाके तुम जब फरवरी में एग्जाम देने जाओगे, कुछ घंटा कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो मैं इंपॉर्टेंट मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ स्टडी के ऊपर। तो और हर एक क्लास के भी एंड में, मैं पहले भी शायद प्रेरणा ही बस है, वो मेरे साथ अभी ज्वाइन कर चुका है, बाकी तुम लोग शायद नहीं थे पिछले क्लास में। हर एक क्लास के एंड में मैं बुक से पेजेस मार्क कर दूंगा कि कौन से पेजेस इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। तो तुम लोगों के पास वो अंदाजा रहे कि कहाँ से पढ़ना है, नॉट जस्ट कि रैंडम जगह से उठा के पढ़ लिए, क्योंकि जहाँ इंपॉर्टेंट होता है जैम में कुछ पर्टिकुलर बुक्स फॉलो करके हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, ये अभी तक बोल के छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि क्लास स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है ना? तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल के मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कौन बताएगा मुझको? व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि एक पत्थर, एक मिनरल मैंने उठाया एक फील्ड में, तो उसका कौन कौन से प्रॉपर्टीज को देख के मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर मिनरल है। तुम लोग सभी मिनरोलॉजी का प्रैक्टिकल किया हो, हैंड स्पेसिमेन किए हो। तो सपोज एक वर्ड्स तुमको किसी ने दे दिया, सॉरी, हाँ हाँ, वो तो कलर, ब्लशर, क्लीवेज, फ्रैक्चर, ये सब मेरा पिछले क्लास में हो गया है, मैं वो क्लास अपलोड कर दूंगा। आज मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा डिफरेंट सा चीज। तो हाँ, तुम एकदम सही बोले हो, कलर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सपोज तुमको एक वर्ड्स किसी ने दे दिया, तो क्वर्ड्स तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कौन बताएगा मुझे क्वर्ड्स का बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग एक दो फीचर्स होता है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, सॉरी, हार्ड हार्डनेस इज वन, और कोई कुछ बोल रहा है दो, क्या है वो? क्लीवेज एब्सेंट है, वेरी गुड। और कभी कभी क्या दिखाता है वो? फ्रैक्चर्स में क्या, किस टाइप का फ्रैक्चर दिखाता है वो? वर्ड्स कभी कभी किस टाइप का फ्रैक्चर दिखाता है? कॉन्कॉइडियल फ्रैक्चर दिखाता है कि नहीं? हाँ, कॉन्कॉर्डियल फ्रैक्चर हो गया एक, वो हमेशा नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। और एक चीज है लश्चर, वर्ड्स का लश्चर कौन सा होता है प्रोनाउन? इरे, विट्रियस लश्चर किसका होता है? एग्जैक्टली exactly. तो ट्रू 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 ट्रू, सब एग्जैक्टली, विट्रियस लश्चर इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, बट द थिंग इज, वर्ड्स का कोई एक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी तुम कैसे बोलोगे फिर? बहुत सारे मिनरल, बहुत कम मिनरल ऐसा है जिसका एक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी से झट से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वार्ट्ज है, ये वो पर्टिकुलर मिनरल है। पर क्वार्ट्ज का हम लोगों को ऐसे नहीं बोल सकते, तीन चार प्रॉपर्टीज मिला के हम बोल सकते उसमें विट्रियस लस्टर गिरेगा। सपोज तुम बोला कि एब्सेंस ऑफ क्लीवेज, मतलब जीरो क्लीवेज प्लेन्स, राइट? जीरो क्लीवेज प्लेन की बस वर्ड्स में ही होता है। हाँ, ओलिविन में होता है। तो जस्ट एक प्रॉपर्टी से तुम बोल सकते हो क्या ये वर्ड्स है? नो सर, राइट? पर तो तुमको जब बोलोगे तो एक साथ तीन चार मैच करवाना पड़ेगा बेटा, क्लीवेज मैच करवाना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें भी लास्ट ईयर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, उसमें लास्ट ईयर हम कंसीडर कर सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि तुम बस बोलोगे कि डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी क्लीवेज है, क्लीवेज जीरो है, कोई एब्सेंट, कोई जीरो क्लीवेज इज प्रेजेंट, तो एग्जामिनर बोलेगा कि जीरो क्लीवेज तो बहुत सारे मिनरल का हो सकता है। पर कुछ कुछ मिनरल होता है जिसका डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी एक हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा हेमाटाइट।
चेरी रेड स्ट्रिक, जस्ट वन डिस्टिंग्विशिंग मेजर डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी चेरी रेड स्ट्रिक। और ज्यादातर बहुत रेयरली मिनरल और कोई दिखाता है, दिखा तो मेरे को मालूम नहीं और कौन मिनरल दिखाता है, चेरी रेड स्ट्रिक। ठीक है। अह, तो पर मैक्सिमम मिनरल के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को मोर देन वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर हम लोगों को बोलना है। ठीक है। तो चलो ये हो गया। तो अच्छा अभी एक चीज बताओ, तुम्हारा नाम क्या है एक बार बोलो भाई। दीपक। ओके दीपक, सो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था वो भूल गया, छोड़ो बाद में पूछेंगे। तो ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल में पिछले दिन में लास्ट ईयर ये सब वगैरह पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम एक और चीज मैंने जस्ट मिस कर गया था जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, वो होता है हार्डनेस। हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या होता है? सपोज एक मिनरल है, एक मिनरल है, तो वो मिनरल के ऊपर तुम अगर किसी चीज से उस मिनरल को स्क्रैच करना चाहो, किसी एक मिनरल को स्क्रैच करना चाहो, तो वो कुछ रेजिस्टेंस जनरेट करेगा कि वो अपने आप को ज्यादा स्क्रैच होने नहीं देगा। पर वो एक थ्रेशोल्ड के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर जो भी है हार्डनेस के बाद वो अपने आप को उसके ऊपर एक दाग हो जाएगा, उसके ऊपर एक दाग हो जाएगा। तो वही बेसिकली एक मिनरल का हार्डनेस है, मतलब मिनरल्स एबिलिटी टू रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंट स्क्रैचेस अपॉन इट्स सरफेस, वो कितना दूर तक रेजिस्ट कर सकता है अपने ऊपर स्क्रैच करने के लिए, कितना दूर तक वो रेजिस्ट कर सकता है, कितना मतलब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्क्रैच फोर्स या फिर जो भी है वो जाने के बाद वो अपने ऊपर स्क्रैच होने के लिए अलाउ करेगा। वो ही बेसिकली उसका हार्डनेस है। और ये हार्डनेस जो है उसको हम मोह स्केल ऑफ हार्डनेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। मोह स्केल ऑफ हार्डनेस, स्केल ऑफ हार्डनेस। तो मोह स्केल ऑफ हार्डनेस जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बस क्या मोह स्केल ऑफ हार्डनेस जानना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो वो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अगर जैम का क्वेश्चन स्टडी करोगे तो देखोगे एक आध क्वेश्चन आता है हर बार ऑलमोस्ट, कि एक मिनरल दे दिया, बोला उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, या फिर वो कौन कौन सा क्रिस्टल ग्रुप से बिलोंग करता है, या फिर उसका ऑप्टिकल साइन क्या है, वो ऑप्टिकली पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ज्यादातर अगर तुम ध्यान दोगे तो देखोगे ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस के अंदर जो मिनरल्स आते हैं उसके ऊपर ही ज्यादातर आता है। तो मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस में पहला जो आता है हम लोगों का टैल्क, फिर आता है तुम लोगों का जिप्सम। टैल्क का हार्डनेस कितना है? एक। जिप्सम का हार्डनेस कितना है? दो। फिर आता है कैल्साइट, इसका हार्डनेस है तीन। फिर आता है तुम्हारा फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसका हार्डनेस है चार। ये लिख लो बेटा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि समझने का कुछ नहीं है, रट्टा मारने का है, समझने वाला पार्ट हम बाद में आएंगे। फिर आ गया तुम्हारा एपाटाइट, इसका हार्डनेस है फाइव। फिर आ गया तुम्हारा ऑर्थोक्लेस, इसका हार्डनेस है छह। फिर आ गया तुम्हारा क्वार्ट्ज, इसका हार्डनेस है सेवन। फिर आ गया तुम्हारा टोपाज, इसका है आठ। फिर आ गया तुम्हारा डायमंड, इसका हार्डनेस है टेन। ओ सॉरी सॉरी, कोरंडम नहीं लिखा ना मैंने, टोपस कोरंडम डायमंड, सॉरी, कोरंडम डायमंड, हार्डनेस है 10। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करके तुमको मोहस्केल के अंदर तीन चार मिनरल दे देगा।
देके बोलेगा कि इसमें कौन सा फॉस्फेट है। अच्छा, फिर दे देगा तुमको इसमें कौन सा तुम्हारा सिलिकेट है, फिर इसमें तुम्हारा तुम्हारा कौन सा सल्फेट है, या फिर सल्फर बियरिंग मिनरल कौन सा है। तो ये भी तुमको इसके लिए जो है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जानना जरूरी है, आइदर केमिकल कॉम्पोजिशन जानना जरूरी है, और कौन सा सिलिकेट होता है कौन सा क्या होता है वो जानना जरूरी है, पर मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन याद रखने का। तो टेल का केमिकल कॉम्पोजिशन है Mg3Si4 O10, एग्जैक्टली O10 OH होल ट्वाइस। फिर तुम्हारा आता है CaSO4। तो अगर बोला कि सल्फर बियरिंग, हाँ सॉरी, 2H2, तो तुम 2H2, तो तुमको अगर बोल दिया कि सल्फर बियरिंग मिनरल इनमें से कौन सा है, तो तुमको जिप्सम मार्क करना पड़ेगा। ये जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो ये आया है बहुत बार, एक आध बार नहीं बहुत बार आया है। गेट में भी आ रहा है। कैल्साइट तक का क्या है फॉर्मूला? CaCO3। फ्लोराइड का क्या है? CaF2। वाह, तेरे को बहुत अच्छे याद है। एपेटाइट का क्या है? सॉरी, PO4 होल 3 OHClF। अच्छा, ऑर्थोक्लेस का तो सबको मालूम ही होना चाहिए। क्वार्ट्स का भी सबको मालूम है, SiO2। टोपाज का क्या है? फिर तुम्हारा कोरंडम का क्या है? बहुत इजी फॉर्मूला है, सबसे इजी। डायमंड का है कार्बन बेसिकली। तो अगर तुमको ये सब चीज देगा तो तुम इससे बता सकते हो कि कौन सा सिलिकेट है। तो टैल्क हो गया हम लोगों का सिलिकेट, सल्फर बियरिंग हो गया तुम्हारा जिप्सम, कार्बोनेट हो गया तुम्हारा कैल्साइट, फ्लोराइड हो गया फ्लोरीन बियरिंग, एपाटाइट हो गया तुम्हारा फॉस्फर बियरिंग, ऑर्थोक्लेस हो गया तुम्हारा एल्यूमिनोसिलिकेट, क्वार्ट्ज हो गया तुम्हारा, क्वार्ट्ज का तो अच्छी मालूम है सबको, और टोपाज और कोरंडम। कोरंडम हो गया प्योर तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म में रहता है ये। अभी एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये बोलू, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्मूलाज तुम देख रहे हो ना, ये फॉर्मूलाज ना प्योर फॉर्म में है। ये फॉर्मूलाज जो देख रहे हो ना, ये एक प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? हाँ, थोड़ा थर्मोडायनामिक तेरे को अच्छा जियोलॉजी का आता है, मेरे को समझ आ रहा है। तो मैं तेरे को एक ही पूछूंगा, प्रेरणा और तेरे से क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिकली बता सकता है प्योर का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, प्योर इम्प्योर का थर्मोडायनामिक मतलब क्या होता है? मैं भाई बहुत खुश हो जाएगा अगर कोई बता देगा मेरे को थर्मोडायनामिकली प्योर का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, प्योर एक्टिविटी टर्म सुने हो, ये अनरिलेटेड है इस टॉपिक से, पर प्योर इंप्योरिटी आया तो मैं बोल देता हूँ। एक्टिविटी का नाम सुने हो कोई भी? सुब्रत, बोरिंग लग रहा है क्या? जाऊंगा, मैं इंटरेस्टिंग पार्ट में जाऊंगा। दीपक, एक्टिविटी का नाम सुना है? देख, याद करने वाला तो चीज ही नहीं है एक्टिविटी, एक्टिविटी समझने वाला चीज है। ठीक है, वो मैं बाद में पेट्रोग्राफी जब पढ़ाऊँ, पेट्रोलॉजी जब पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आधार पे, तब मैं बोलूंगा एक्टिविटी हमेशा प्योर फेस का होता है 1। एक्टिविटी हमेशा प्योर फेस का होता है 1, और एक्टिविटी ऑफ एन इम्प्योर फेज होता है नॉट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अभी एक और चीज यहाँ से जानिए, बस साइड नोट करके लिख लो सब।
एक और चीज जानना है यहां से कि ये जो टैल्क है टैल्क एक टैल्क का सिस्टम क्या है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है? सर मोनोक्लिनिक। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मैं सिलिकेट अभी नहीं पढ़ा हूं, पर टैल्क फाइलोसिलिकेट्स के अंदर पड़ता है, यस सर। राइट? और एक यस। टिप्स मैं दे दूंगा, पूरा तुम्हारा सिलिकेट का ऑप्टिकल साइन तुमको याद रह जाएगा। फाइलोसिलिकेट, सारे फाइलोसिलिकेट्स का ऑप्टिक, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के सारे फाइलोसिलिकेट्स का ऑप्टिकल साइन है बाई एक्सियल नेगेटिव। बाई एक्सियल नेगेटिव, सारे फाइलोसिलिकेट्स का ऑप्टिकल साइन है बाई एक्सियल नेगेटिव। तो टैल्क क्या होगा? टैल्क होगा बाई एक्सियल नेगेटिव, राइट? जिप्सम क्या होता है? जिप्सम में मोनोक्लिनिक ही होता है। जिप्सम सर है ये भी बाई, बायएक्सियल हो। सॉरी, जिप्सम आल्सो बायएक्सियल। बाई एक्सियल। सो मोनोक्लिनिक इज ऑलवेज बाई एक्सियल ना। देखो, ये ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में जाके यस सर। पढ़ाऊंगा। देखो कौन सा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राई। ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरॉम्बिक, these are all biaxial। हेक्सागोनल, और क्या है? टेट्रागोनल। यूनिएक्सियल। टेट्रागोनल, आइसोमेट्रिक आइसोट्रोपिक। टेट्रागोनल, और क्या है? आइसोमेट्रिक सिस्टम में जो होता है वो आइसोट्रोपिक। हाँ, और हेक्सागोनल टेट्रागोनल क्या होता है? हमेशा यूनिएक्सियल होता है। और जो आइसोमेट्रिक सिस्टम होता है वो आइसोमेट्रिक होता है। वो मैं डिटेल्स में जाके ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में पढ़ाऊंगा। फिर तुम्हारा हो गया कैल्साइट। कैल्साइट एक हेक्सागोनल सिस्टम में आता है। हेक्सागोनल मतलब क्या बोला मैंने अभी? यूनिएक्सियल। तो ये है यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल नेगेटिव। फ्लोराइड CaF2, ये होता है तुम्हारा आइसोमेट्रिक। तो इसका कोई ऑप्टिकल साइन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये बेसिकली आइसोट्रोपिक है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव यूनिएक्सियल बाइएक्सियल नहीं होता है। फिर तुम्हारा आ गया एपेटाइट। एपेटाइट इज ए हेक्सागोनल सिस्टम। ये लिस्ट में अच्छे से बना के दे दूंगा, मेरा रेडी है। हेक्सागोनल ये है यूनिएक्सियल नेगेटिव। ये सब ये रट्टा मारने का चीजें, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोक्लेज, ऑर्थोक्लेज कौन सा सिस्टम में पड़ता है? मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में। मोनो, फिर क्या होगा? यूनिएक्सियल होगा या बाई एक्सियल होगा? यूनिएक्सियल। बाई एक्सियल होगा। साइन क्या है इसका, नेगेटिव और पॉजिटिव? सर आई थिंक नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। यू आर राइट। क्वार्ट्ज किस में आता है? तो सबसे इजी है। यूनिएक्सियल वो पॉजिटिव होता है। हाँ, हेक्सागोनल आता है ना पहले। यस लॉजिकली यस। फ्लो कर, लेकिन हेक्सागोनल पहले आता है। हेक्सागोनल होने की वजह से ये यूनिएक्सियल होता है, और यूनिएक्सियल पॉजिटिव। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज अभी नहीं आएगा। टोपाज क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक। तो ये क्या होगा? यूनिएक्सियल है बाई एक्सियल? प्रेरणा, बाई एक्सियल। पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। कोरंडम क्या होगा? हेक्सा। हेक्सागोनल। इस क्या होगा? यूनी और बाई? यूनिक। नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चलो ये सब छोड़ देते हैं। ये तो बस रट्टा मारने का चीजें, समझने का कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा। एक और चीज मैं लिस्ट सबको दे दूंगा। मैं जैम के पहले ना एक अच्छा सा लिस्ट बनाया था कि क्लीवेज डिफरेंट डिफरेंट किस किस का, 0 1 2 3 4 अप टू 6। 6 क्लीवेज होता है स्पेलेराइट का, 4 होता है फ्लोराइट का, गैलेना कैल्साइट ये सब का 3 क्लीवेजेस होता है। फिर तुम्हारा फ्रैक्चर्स का भी लिस्ट बनाया था। फिर तुम्हारा और बहुत कुछ, ये लिस्ट लिस्ट करके मैं बना था, जेम्स टोड ये सब वेराइटीज। तो वो मैं बाद में दे दूंगा, मिनरोलॉजी खत्म होने के बाद।
क्योंकि वरना तुम लोग बुक नहीं पढ़ोगे। तो अभी हम लोग जो जाएंगे एक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो रहा है, एक प्रॉपर्टीज होता है रॉक का जिसको हम बोलते हैं लुमिनिसेंस, जिसको हम बोलते हैं लुमिनिसेंस। किसको मत पता है लुमिनिसेंस क्या होता है? लुमिनिसेंस इज अ प्रॉपर्टी, एक फेनोमेना है जो, जिसमें क्या होता है, एक मिनरल सपोज है, एक मिनरल है, वो किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को, वो किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। और जिस भी हीट एनर्जी हो सकता है, और भी कुछ एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट, लाइट एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है, जो भी है, कुछ टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, कुछ टाइप ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्व करता है अपने अंदर। और फिर वो क्या करता है, एमिट क्या करता है, वो लाइट एनर्जी एमिट करता है, वो लाइट एनर्जी एमिट करता है। तो पिछले दिन जो क्लास में नहीं थे, तो उनको मैं एक चीज बोल देता हूँ, ये जो लाइट देखते हो ना, मिनरल का कलर देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल का डिफरेंट डिफरेंट कलर देखते हो ना, वो टोटली किसके ऊपर कंट्रोल होता है मालूम है? वो टोटली कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिस पे। वो टोटली कंट्रोल होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है। क्या होता है सिनेरियो, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज एक मिनरल के अंदर, मिनरल कुछ आयंस एंड कैटायंस एंड एनायंस से बना होता है। तो सपोज ये एनायंस एंड कैटायंस के सरफेस के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रहा है। तो उसका आउटर शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा अपने अंदर। तो ये एनर्जी एब्जॉर्व करने के लिए, सपोज वो अभी इस स्टेट में था, ये एनर्जी का ग्राफ बनाता हूं मैं, सपोज वो अभी इस फेज में था, ये तुम्हारा एनर्जी हो गया। तो वो क्या करेगा, वो एक्साइटेड होके एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, वो एक्साइटेड होके एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अभी ये एनर्जी जब हम लोग रिमूव करेंगे, तो क्या होगा कि वो इस हायर एनर्जी स्टेट में बन नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा, वो वापस अपने जो पहला वाला एनर्जी स्टेट था, पहला वाला जो एनर्जी स्टेट था, उस पे वो वापस आ जाएगा। तो सपोज यहां पर एनर्जी था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर आके एनर्जी हो गया तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, वो ये एक्सटर्नल जो एनर्जी सोर्स था, उससे ये एब्जॉर्व किया था। अभी अभी क्या होगा, जब वो अपने नए पोजीशन से, पुराना जो पोजीशन है, एनर्जी हम लोग अभी रिमूव कर लिए, अभी हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो जब वो प्रीवियस पोजीशन में आना चाहेगा, तब उसको ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मैच करना होगा। हाँ कि ना बोल दो यार, करना होगा कि नहीं करना होगा, जो नए हो क्लास में? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हेलो, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो? दीपक, समझा कि नहीं समझे? Yes, sir. Got it. তো ये প্রেরণা তো বুঝেছিস আশা করি। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा उसमें एक्सेस था, तो वो रिलीज कर देगा, तो वो रिलीज कर देगा। अभी एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, वो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब उसमें एक फ्रीक्वेंसी है। अभी उसमें एक फ्रीक्वेंसी है, उसके मतलब क्या है, उसमें एक वेवलेंथ भी होगा। तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है। तो लाइट जो होता है, हम लोग का जो लाइट होता है, विजिबल होता है या फिर नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जो भी है, वो भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ही बना है। तो अगर ये इमिटेड, कौन आया? देख सुब्रत, मैं सुना तूने पूरा या फिर छूट गया, तो निकल गया था थोड़ा? नहीं सर, एक सेकंड के लिए नेटवर्क इशू था ना। हम्म। 2 सेकंड, 2-3 सेकंड। अच्छा,
तो ये तूने सुना, जब हम लोग बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ये समझा तूने? जी सर। फिर जब हम एनर्जी बाहर निकाल देंगे, एनर्जी और एक्स्ट्रा नहीं देंगे, तो ये अपने प्रीवियस फॉर्म में आना चालू करेगा, प्रीवियस फॉर्म में आ जाएगा, प्रीवियस जो स्टेट था उसमें आ जाएगा, हाँ कि ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी सर। अरे। तो सपोज जब एक्साइटेड स्टेट में था तब उसका एनर्जी था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पहले जो था उसके उसमें एनर्जी था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बाहर से जो एनर्जी दिया है तो उसमें से वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो अपने अंदर कैप्चर किया है, अपने अंदर गैदर किया है। तो वो वापस जब फिर से आना चाहेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो अपने आप से रिलीज करेगा, तभी तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे फिर से आके पहुंचेगा, हाँ कि ना बोल दे यार, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ हाँ सर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तेरा गला सुन के मुझको नहीं रहा है तो 100% समझ रहा है। कौन सी जगह में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। क्या बोल रहा है? सर समझे। समझे है ना? तो अभी ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो है ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। तभी हर एक एनर्जी के अंदर, अगर हम ये फॉर्मूला से लिखे, प्लैंक्स फॉर्मूला से लिखे, प्लैंक्स इक्वेशन से लिखे, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और अगर इसको हम और डिवाइड करके लिखे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो हर एक एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी होता है और उसके बेसिस पे इसका एक वेवलेंथ भी होता है। सिमिलरली हर टाइप ऑफ लाइट का, तेरा रेड ले ले, विबजियर जो होता है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, और क्या है बीच में, विबजियर, वाई, योलो, योलो ले ले। तो हर एक लाइट जो है उसके अपना एक लैम्डा होता है, अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो सपोज ये जो एनर्जी निकला, ये एक पर्टिकुलर कलर का फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, ये मिनरल का कलर जो है, ये मिनरल का कलर जो है, सपोज ये येलो के साथ मैच कर रहा है, मतलब क्या है, हम उस मिनरल को अभी येलो देखेंगे। सपोज ये रेड के साथ मैच करता था, तो हम इस मिनरल को अभी रेड दिखेंगे। तो ये कलर जो होता है वो भी ना, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। तो लुमिनेसेंस जो है, लुमिनेसेंस भी एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। लुमिनेसेंस में क्या होता है, एक मिनरल ना अपने अंदर किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। वो तेरा जो भी टाइप हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, वो तेरा हीट एनर्जी हो सकता है, रेडिएशन एनर्जी हो सकता है, जो भी है। तो वो ये क्या करता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वापस में क्या करता है, वो सेम टाइप ऑफ एनर्जी को रिलीज करने की जगह वो लाइट को रिलीज करता है। लाइट भी एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो एनर्जी को, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन वन फ्रॉम एन अनदर। आइंस्टाइन ने बोल के गया था ये। तो ये क्या करेगा, ये कोई भी एनर्जी को लेगा अपने अंदर और उसको लाइट में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज बेसिकली व्हाट लुमिनेसेंस इज। दिस इज बेसिकली व्हाट लुमिनेसेंस इज। अब ये लुमिनेसेंस भी जो है ना, वो भी उसके भी कोई कैसे कुछ कुछ डिविजन्स होता है। एक होता है थर्मोलुमिनेसेंस, और इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं, इनकैंडी इनकैंडिसेंट। तो थर्मो, थर्मो का मतलब से पता चल रहा है कि इसमें हीट इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है। पता चल रहा है कि नहीं यार, थर्मो का मतलब हीट ही हुआ ना। तो हाँ, तो इस टाइप ऑफ लुमिनेसेंस अब कब दिखेंगे, जब एक मिनरल जो है, जब एक मिनरल जो है ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, उसमें कुछ हम हीट डाल रहे हैं, उसमें हम कुछ हीट एनर्जी डाल रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके, एक मिनरल्स हुआ, एक मिनरल हुआ, उसके हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डाले हैं, उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डाले हैं।
तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। फिर जब हम इस हीट को रिलीज कर देंगे, जब हम और इस हीट को नहीं डालेंगे, वो क्या करेगा, वो ये जो एनर्जी उसने गैदर किया था उसको रिलीज करके वो अपने प्रीवियस फॉर्म में आने के लिए कोशिश करेगा। तो जब भी वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो जैसे मैंने सिमिलरली प्रीवियसली बोला कि कुछ उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा पर्टिकुलर और उसका कुछ वेवलेंथ रहेगा पर्टिकुलर। तो जब भी ये वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जिस कलर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर कलर हमको दिखा देगा। तो लुमिनेसेंस क्या है, लुमिनेसेंस और कलर में डिफरेंट क्या है, कलर जब हम दिखा रहे हैं वो एक नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, नेचुरल जो सनलाइट उसके ऊपर गिर रहा है जो भी है उसके बाद कोई भी लाइट अगर है उसके वजह से दिखा दे रहा है। पर ये जो लुमिनेसेंस है, ये लुमिनेसेंस जो है ना, ये एक्सटर्नल कुछ एनर्जी के लिए वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल कुछ एनर्जी हमको उस पर देना पड़ रहा है। अभी ये लुमिनेसेंस और कलर में एक और डिफरेंस है, अगर हम डिटेल्स में जाए तो हम देख सकते हैं। डिटेल्स में पढ़ते हैं, चलो। तो ये एक मिनरल था, ये एक मिनरल था। अभी इसमें कुछ लाइट एनर्जी जा रहा है, इसमें कुछ लाइट एनर्जी जा रहा है। तो ये लाइट एनर्जी जाने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले से ही हायर एक्साइटेड स्टेट में था, हायर एक्साइटेड स्टेट में था और उस पर अटक गया था। ये सपोज तुम एक बॉल को ऊपर फेंक दिए, एक बॉल लिए उसको ऊपर फेंक दिए। अभी बॉल को ऊपर फेंकने के लिए तुम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दे रहे हो ना। तो अभी सपोज वो पेड़ में अटक गया, एक पेड़ था, उस पेड़ में जाके बॉल को अटक गया, तो तुम क्या करोगे, तुम बाहर से जाके पेड़ को वो हिलाओगे, पेड़ शेक करोगे पेड़ को बहुत ज्यादा। तो हीट एनर्जी थर्मोलुमिनेसेंस में क्या करता है, ये शेक करने की काम करता है। ये जो ऊपर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शेक करने ये हीट एनर्जी पाने की वजह से इसका एक्टिवेशन एनर्जी तो आया है। विभूति लेट हो गया है क्लास ज्वाइन करने। तो लुमिनेसेंस क्या होता है, थर्मोलुमिनेसेंस क्या होता है, एक मिनरल में जब तुम कुछ पहले से कुछ एनर्जी जा चुका होगा तो उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कोई स्टेट में जाके अटक जाएगा। तो जब तुम उसमें बाहर से जाके हीट दोगे, वो क्या करेगा, इसका जो एक्टिवेशन का बैरियर है वो एक्टिवेशन का बैरियर को टूट देगा। अभी सोचो, चलो एक्टिवेशन जब टर्म में इंक्लूड कर दिया तो देख लेते एक्टिवेशन क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह, एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में मूवमेंट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, फिर से रिपीट। कोई भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में मूव करने के लिए अगर हमको एक्सटर्नली जितना एनर्जी देना पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये हीट एनर्जी एज एन एक्टिवेशन एनर्जी बिहेव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन से शेक कर देगा, मूव कर देगा, करके क्या करेगा, ये थोड़ा और हाई एनर्जी सेट पे जाएगा। फिर जब हीट को हम रिलीज कर देंगे, वो फिर से वापस आके पहला जो एकदम पहले उसका जो पोजीशन था वो उस वापस उस पोजीशन में चला आएगा। और ये पोजीशन में आने की वजह से उसमें फिर से आया, इस पोजीशन में आने की वजह से उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जब एनर्जी रिलीज होगा उसका कोई वेवलेंथ रहेगा और उसका कोई फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जब भी कोई लाइट के फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ से मैच कर जाएगा तो ये पर्टिकुलर मिनरल वो कलर दिखा देगा, वो लाइट एमिट करेगा, लगेगा कि वो लाइट एमिट कर रहा है। तो इसको ही हम बोलते हैं थर्मोलुमिनेसेंस। सिमिलरली और एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोलुमिनेसेंस।
फोटोलुमिनेसेंस। फोटोलुमिनेसेंस क्या होता है? फोटोलुमिनेसेंस होता है कि सिमिलरली जैसे प्रीवियसली हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है, ये क्या होता है, ये है विजिबल और यूवी लाइट की वजह से होता है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होता है। तो सिमिलरली जो भी है, एक मिनरल को तुम लाइट दे रहे हो, लाइट देने की वजह से उसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जा रहा है, फिर से वो अपने पोजीशन में वापस आ रहा है, और वापस आने की वजह से वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। उस पर्टिकुलर एनर्जी का कुछ वेवलेंथ रहेगा और कोई फ्रीक्वेंसी रहेगा। वो फ्रीक्वेंसी जिस भी टाइप ऑफ लाइट के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, वो पर्टिकुलर मिनरल वो लाइट एमिट करेगा या फिर वो लाइट दिखाएगा। अभी फोटोलुमिनेसेंस के दो तरीके के फोटोलुमिनेसेंस होता है। एक होता है फ्लूरोसेंस, और एक होता है फॉस्फोरोसेंस। फ्लूरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस सिमिलर वे में बिहेव करता है, पर डिफरेंस एक ही है। जब कोई फ्लूरोसेंट मिनरल को तुम एक्सटर्नली उसके अंदर लाइट प्रोवाइड करोगे, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट लाइट एमिट करेगा। और जब जिस मोमेंट में तुम ये एक्सटर्नल एनर्जी या फिर लाइट देना बंद कर दोगे, वो कोई भी वो फिर से अपना प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर लाइट उससे एमिट नहीं होगा, कोई भी एनर्जी या लाइट उससे अलग करके एमिट नहीं होगा। पर फॉस्फोरेसेंस का क्या होता है? फॉस्फोरेंस भी सेम वे में बिहेव करता है। तुम बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट दोगे, वो लाइट देने के लिए वो एक डिफरेंट पर्टिकुलर लाइट एमिट करेगा। पर जब तुम इसको हटा दोगे, ये बाहर एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट जो है, इसको हटा दोगे, फिर भी कुछ देर तक वो कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करता रहेगा। तो फ्लूरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बीच का डिफरेंस क्या है? फ्लूरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बीच का जो मेन डिफरेंस है, वो है फ्लूरोसेंट मिनरल में जब हम एक्सटर्नली लाइट दे रहे हैं या फिर एक्सटर्नली कुछ हम देर लाइट दे रहे हैं, तब तो ये एक लाइट इमिट कर रहा है या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर दिखा रहा है, कुछ इमिट कर रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। पर जब भी हम लाइट देना बंद कर दिए, तब और वो कुछ दिखाई नहीं रहा है विद इन 10⁻⁸ जो कि ना तुम मतलब देख भी नहीं पाओगे। विद इन 10⁻⁸ वो लाइट देना बंद कर देगा। पर फॉस्फोरेसेंस का सीन क्या है? फॉस्फोरेसेंस का सीन यही है, तुम लाइट दे रहे हो, वो एक डिफरेंट लाइट दिखा रहा है, तुम लाइट देना बंद कर दिए हो, पर फिर भी कुछ देर तक ये लाइट कॉन्स्टेंटली एमिट करता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? दीपक, दीपक समझ में आया कि नहीं आया? प्रेरणा, सुब्रत, जी सर। समझ में आया? हेलो, यस सर। श्योर? यस। अच्छा, तो फोटोलुमिनेसेंस हो गया, फॉस्फोरेसेंस हो गया। अभी हम जाएंगे एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जो हम थोड़ा फिजिक्स के नजरिए, केमिस्ट्री के नजरिए से देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली उसके नजरिए से देखेंगे। जो होता है कि ना मैग्नेटिज्म, जो क्या होता है मैग्नेटिज्म। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड। जो क्या होता है मैग्नेटिज्म। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज ना कुछ कुछ छोड़ के, सपोज एक जहां पर भी कोई अट्रैक्शन या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कुछ चीज आ जाएगा ना, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज ना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऊपर, या फिर जहां देखो तीन चीज, कलर,
क्या क्या है, कलर, फिर तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये तीनों चीज जब आ जाएगा ना, तब तुमको एक चीज हमेशा याद रखना है कि दिस थिंग्स आर मेनली कंट्रोल्ड बाय वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन्स, वेरिएशन इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है, ये चीज के ऊपर डिपेंड करके ये वेरी करेगा। तो मैग्नेटिज्म जो भी है, ये भी और एक चीज है जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिज्म जो है ना, वो टोटली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है दिखाता हूं। एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इसके साइड से एक इलेक्ट्रॉन, वन लिख दिया, एक न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अभी ये मूव करने के लिए उसके अंदर कुछ एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ये एंगुलर मोमेंटम जो जनरेट हो रहा है ना, इसको ये चीज ही बेसिकली तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट में कन्वर्ट होता है। कोई भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक है ये मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के ऊपर, ये मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ऊपर। सुब्रत, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, तेरे को मालूम है? जी सर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये याद है, मालूम है सबको? हाँ की ना बोल दो यार। एक शेल ले लो, सपोज ये पी ऑर्बिटल है, तो पी टू और, एट टू एट 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 टेन। हाँ वो ठीक है, पर एक शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रहता है। हमेशा नहीं, मतलब ज्यादातर एक शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दो, प्रेरणा मालूम है ये? और कौन है, दीपक, दीपक मालूम है ये? एक शेल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है पॉजिटिव हाफ, और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है नेगेटिव हाफ। जब भी, जिस टाइम पे ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक शेल में एक साथ रहते हैं, उस पर्टिकुलर शेल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है जीरो। क्योंकि ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव हाफ, ये हो गया नेगेटिव हाफ, ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा, हाँ कि ना? आएगा कि नहीं आएगा? जीरो ही आएगा ना? हेलो, अच्छा। पर जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सपोज एक शेल में ऐसा है, यहां पर हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो गया पॉजिटिव हाफ, इसका हो गया पॉजिटिव हाफ अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल, इसका हो गया पॉजिटिव हाफ। तो ये तीनों पॉजिटिव हाफ है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। हाँ की ना बोल दो यार। वो इधर जीरो से ज्यादा होगा या फिर जीरो से कम होगा। अगर ये माइनस हाफ होता तब भी ये जीरो से लेस हो जाता, पर नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा, तब भी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा रहेगा। समझे कि नहीं समझा? भी बोलो। बाकी सब भी बोलो, प्रेरणा क्यों बोल रही है? बाकी सब बोलो, समझे कि नहीं समझे? जी सर। और दीपक? Yes, sir. Got it. गॉट इट ना? तो अभी ये जी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है ना, उसको भी हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सबसे बेसिक वाला, जो होता है डायामैग्नेटिक, जो होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक में क्या होता है, डायामैग्नेटिक मिनरल्स में क्या होता है
ये डायमैग्नेटिक मिनरल्स जिस टाइप ऑफ कैटायंस कैटायंस ये डायमैग्नेटिक मिनरल जिस टाइप ऑफ कैटायंस और एनायंस से बना होता है ना, उसमें हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। उसमें लास्ट ऑर्बिटल में हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर एक चीज सिंपल से बोलो, मैं जो चीज पहले बताया, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक मोमेंट इसका ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बोलो। अब मैंने क्या बोला, डायमैग्नेटिक मिनरल्स are those minerals which are made up by materials which has paired electrons in its outer shell। मतलब ये वो सब मटेरियल से बना होता है जिसके आउटर शेल में हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर इसके आउटर शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो मैं जो कॉन्सेप्ट पहले बताया उसके हिसाब से तुम लोग मुझको बताओ कि वो उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट या फिर उसका कोई मैग्नेटिज्म वो दिखाएगा, उसका म्यू क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा? कौन सा होगा इन दोनों में से? अगर सब हर एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो क्या होगा, बोलो। सर इक्वल टू जीरो होगा। एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा। मतलब डायमैग्नेटिक मिनरल्स वो मिनरल्स होता है जो ज्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है जो ज्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, SiO2। अगर इसको हम कैटायंस और एनायंस में डिवाइड करें तो क्या होता है, Si4 प्लस प्लस 2O2 माइनस। हाँ कि ना बोल दो यार, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो अगर इसका हम वो SPDF में डिवाइड करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, कौन बताएगा मुझको, जल्दी बताओ। कितना है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर? यार पीरियोडिक टेबल तो याद रहना चाहिए, एटलीस्ट 30। हाँ 14, अच्छा। तो 14 अगर हो गया तो 14 हो गया। तो Si4 प्लस का मतलब क्या है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन से हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, राइट। बट सिलिकॉन में रहता है 14 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल निकाल चुके हैं तो सिलिकॉन में अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, इस 10। तो Si4 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन में है। अभी इसको हम SPDF में डिवाइड करते चलो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो 1s s में रहता है 2, 1s2, 2s में रहता है 2, 2s2, 2p 2p6, राइट। तो उसका आउटर शेल कितना किया हुआ, 2p। तो अभी हम देखते हैं आउटर शेल में इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। p में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3 शेल रहते हैं। तो 1 2 3, हर एक शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो एक चला गया तो 6 हो गए टोटल। तो सिलिकॉन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है अभी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाँ पेयर्ड है ना, अनपेयर्ड तो नहीं है। तो मैंने पिछले क्या बताया, तो एक, अभी देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे स्पिन करता है उसका है पॉजिटिव हाफ, जो ऐसे स्पिन करता है उसका है नेगेटिव हाफ। तो इसका हो गया तुम्हारा पॉजिटिव हाफ और इसका हो गया तुम्हारा नेगेटिव हाफ। तो टोटल कितना हुआ, 0। तो सिमिलरली इस शेल का भी सेम, ये शेल का भी सेम। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ,
0। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। फिर O2 माइनस 8, সবাই বেরিয়ে গেছে? तो यहाँ पे है O2 माइनस, O2 माइनस, तो O2 माइनस में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन्स? 10। तो इसका आउटर शेल में कितना रहेगा? सिमिलरली एज सिलिकॉन Si4 प्लस का 1s2 2s2 2p6। तो 2p6 आउटर शेल, तो आउटर शेल में इसका 6 रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। मतलब ये क्वार्ट्ज जो है, ये क्वार्ट्ज ऐसा मटेरियल से बना है Si4 प्लस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस। इसका ऐसा ही सिनारियो है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट दोनों मटेरियल का 0 है। मतलब ये क्वार्ट्ज का भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0। एक सेकंड, क्लास लीजिए। हेलो, क्लास नीचे। तो मैंने क्या बताया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, पर अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा टोटल 0। तो डायमैग्नेटिक मिनरल्स वही मिनरल्स होता है जिसमें हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है, हर एक मटेरियल का हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है 0। तो डायमैग्नेटिक मिनरल का एक एग्जांपल क्या है? डायमैग्नेटिक मिनरल का एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद हम लोग का आता है हम लोग का आता है पैरामैग्नेटिक मिनरल्स। पैरामैग्नेटिक मिनरल्स, पैरामैग्नेटिक मिनरल्स में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मिनरल्स में क्या होता है कि यहां पर नेट जो है वो 0 होता है, पर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कैसे होता है देखो, सपोज ओलिविन में आयरन जो होता है Fe2 प्लस, वो क्या होता है? वो तुम्हारा Fe2 प्लस रहता है। अभी Fe2 प्लस में अगर आउटर शेल में देखेंगे तो 3D होता है। तो 3D कितना होता है Fe2 प्लस के आउटर शेल में? 3D, रुक जाओ, 2 3 4 5 6, 3D 6, 3D 6 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, हाँ, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा 6। तो 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर भी पैरामैग्नेटिक मिनरल्स में क्या होता है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ये जो Fe2 प्लस है ना, वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो सपोज एक मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड में दिखा रहा है, फिर दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड में दिखा रहा है, और एक मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड में दिखा रहा है, और एक मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड में दिखा रहा है, ऐसे करके दिखा रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है तुम्हारा टोटल जो देखो, अगर ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में दिखा रहा है तो टोटल कितना होगा प्रेरणा? टोटल 0 होगा, हाँ कि ना? तो पैरामैग्नेटिक मिनरल का एक एग्जांपल है, वो है ओलिविन। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं दिखाता है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं दिखाता है, इसीलिए इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पर अगर, मतलब सर हाँ हेलो हाँ बोलो, सर इधर मतलब रैंडमली अलाइन हो गया था। रैंडमली अलाइन हो गया। अभी क्या होगा, एक और सिनेरियो होगा, जब क्या होगा, अगर हम इसमें कोई आउटर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दे, एक्सटर्नली अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाए, बहुत तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या करेगा, तब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड लगाने की
अप्लाई करने की वजह से ये जो रैंडमली ओरिएंटेड मटेरियल से उसका एक नेट डायरेक्शन हो जाएगा, उसका एक नेट डायरेक्शन हो जाएगा। और ये नेट डायरेक्शन होने की वजह से, जब भी एक नेट डायरेक्शन हो रहा है, मतलब कह रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। हाँ कि ना बोल दो यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब वो जाके मैग्नेटिज्म दिखाएगा। पर जिस मोमेंट में हम इसको हटा दिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिए, फिर वो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा, फिर वो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा। इसीलिए फिर जीरो हो जाएगा, एग्जैक्टली फिर म्यू जो है इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए वो मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ हाईली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड they generate some magnetic moment, they generate some amount of magnetic moment. But when we remove that particular magnetic field, then again they go back to their same situation and shows zero magnetic moment. समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो? पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल ना ओलिवियन के सिवा अभी मुझको कोई याद नहीं है, तो मैं मेरा लिस्ट लिखा हुआ है कॉपी में, मैं वो देख के तुमको बाद में मैं भेज दूंगा वो एक्चुअली, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है ना? पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल ओलिवियन को छोड़ के मुझे अभी कोई याद नहीं है। मेरा लिस्ट लिखा हुआ है कॉपी में, वो दे भेज दूंगा तो तुमको मिल जाएगा वो। सिमिलरली बहुत सारे होता है यार, मैं भूल गया अभी पैरामैग्नेटिक। ये ओलिविन ग्रुप के सारे मिनरल ही तो होते हैं, फिर पाइरोक्सिन का भी सेम। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैं तेरे को जो कॉन्सेप्ट बोला अभी तू सोच कि जिस जिस मिनरल में, जिस जिस मिनरल में ही Fe2+ प्रेजेंट है, ठीक है ना, या फिर Fe3+ प्रेजेंट है, हाँ पर वो मैग्नेटिक प्रॉप देख, नहीं अभी उस पर भी बात आता है। मैग्नेटाइट में भी Fe3+ प्रेजेंट है, Fe2+ प्रेजेंट है, पर वो मैग्नेटिसिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है कि नहीं दिखाता है? हाँ प्रणा, मालूम नहीं मैग्नेटाइट का? हाँ मैग्नेटाइट दिखाता है ना। मतलब क्या है, वो फिर पैरामैग्नेटिक नहीं हो गया, क्योंकि वो एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो फिर तेरा मैग्नेटिक नहीं हो रहा है, नहीं वो तेरा पैरामैग्नेटिक नहीं हो रहा है, ठीक है ना? पर जो भी है तेरा पाइरोक्सिन सपोज पकड़ पकड़ ले, पाइरोक्सिन जिसमें Fe2+ प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही दिखा रहा है, तो दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक, राइट? दिखाएगा नहीं, दिखाएगा क्या? क्या नाम था, बर्बाद, सॉरी दीपक मेरा नाम याद नहीं रहता दीपक। हाँ हाँ, समझा कि नहीं समझा? हाँ। तो हमको ये सब लॉजिक लगाना है, हमको ये बस रट्टा नहीं मारना है कि ये मिनरल पैरामैग्नेटिक है, चलो फिर उसके बाद में कोई दे दिया तो घंटा नहीं कर पाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो लॉजिक क्या बोल रहा है, तो मैं वही सोचा ना कि देखो यार, आइरोक्सिन में भी Fe2+ प्रेजेंट है, और बहुत सारे मिनरल्स है जहाँ पे Fe2+ प्रेजेंट है, पर वो तो तेरा मैग्नेटिज्म नहीं दिखा रहा है, तो जरूर वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। अच्छा, अभी आता है फेरोमैग्नेटिज्म। अभी फेरोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए थोड़ा मैं फिजिकल केमिस्ट्री, तुम लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा मैं बीएससी का फिजिकल केमिस्ट्री का जो आता है, मतलब बीएससी ऑनर जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो थोड़ा पढ़ा था। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो पैरामैग्नेटिज्म होता है ना, ये एक फिनोमेना की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, फेरो 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 फेरो, फेरा कोई होता है क्या? फेरा तो कोई नहीं होता ना, हाँ फेरो, फेरो फेरो एक्सचेंज कपलिंग।
मैं बोला फेरा ना, अरे यार मेरा मेरा जमता ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। क्या है मालूम है एक्सचेंज कपलिंग क्या होता है? हैं? मोने नहीं। अच्छा दीपक, फिर एक्सचेंज कपलिंग क्या होता है, मालूम है? नहीं सर। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, इसीलिए मैं ही हूँ। तो क्या होता है ना, ये जो फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स होता है, या फिर और एक भी होता है एंटी फेरी मैग्नेटिक मिनरल्स, ठीक है ना, ये सब मिनरल्स भी ना फिर एक्चुअली पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही जनरेट करता है, पैरामैग्नेटिक मिनरल से ही जनरेट करता है। कैसे? देख, तो एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पीएमसी, पीएमसी, जो कि ना होता है पैरामैग्नेटिक सेंटर्स, पैरामैग्नेटिक सेंटर्स। तो ये पैरामैग्नेटिक सेंटर हो गया ऐसा। अभी इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हाँ कि ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक सेकंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये कपलिंग जो होता है ना, ये कपलिंग दोनों तरीके से होता है। एक होता है तेरा डायरेक्ट कपलिंग, और एक होता है तेरा सुपर एक्सचेंज। तो ये डायरेक्ट कपलिंग क्या होता है? ये डायरेक्ट कपलिंग क्या होता है, जब दो ऐसे पैरामैग्नेटिक सेंटर एक दूसरे के आसपास रहता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकता है, हाँ कि ना? बोल दो यार। ये जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, तो अगर यहाँ पर भी एक पैरेलल इलेक्ट्रॉन फील्ड रहेगा और यहाँ पर भी एक पैरेलल इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब दोनों का ही स्पिन पॉजिटिव हाफ और पॉजिटिव हाफ होगा। कपलिंग में मतलब क्या है, कपल हो रहा है एक दोनों। तो जब ये कपल बन जाएगा, जब ये हाफ और ये हाफ ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा, तो तू सोच इस पर्टिकुलर दोनों एटम जब कपलिंग कर देगा, इस पर्टिकुलर रीजन का मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले की ना हाफ था, वो क्या होगा, वो दोनों मिक्स मैच करके बढ़ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, हाँ कि ना? कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो इसके वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करने के वजह से ये जो चीज है, ये हम लोगों को हाईली मैग्नेटिक अमाउंट, हाईली मैग्नेटिक तेरा वो दिखाया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा, हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो इसके वजह से इसको ही हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। तो इसके वजह से जो होता है ना, इसके वजह से बेसिकली फेरी मैग्नेटिज्म होता है, फेरी मैग्नेटिज्म होता है, सॉरी फेरोमैग्नेटिज्म होता है, क्या लिख रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिज्म। और एक भी है सुपर एक्सचेंज। सुपर एक्सचेंज में क्या होता है, ये जब दोनों इसको क्या बोलते हैं, पीएमसी, मतलब पीएमसी पैरामैग्नेटिक सेंटर, ये भी है तेरा पीएमसी पैरामैग्नेटिक सेंटर। जब ये पैरामैग्नेटिक सेंटर एक दूसरे के पास नहीं रहता है, तब क्या होता है, बीच में एक न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ये दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो ये न्यूट्रल माने कि इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, पर इसमें क्या है, इसमें सिंगल स्पिन था। ये पैरामैग्नेटिक सेंटर के एडजेसेंट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसमें तेरा सिंगल इलेक्ट्रॉन था। तो इसमें ऐसा हो रहा है,
इसमें ऐसा हो, सॉरी इस साइड में ऐसा हो रहा है, इस साइड में ऐसा हो रहा है। तो अभी देख, इसके वजह से भी क्या हो रहा है, यहां पर भी पहले जीरो मैग्नेटिक मोमेंट था, अभी ऐड होने की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव हाफ हो रहा है, और यहां पर भी हो रहा है क्या, पॉजिटिव हाफ। तो इसके वजह से भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये तेरा इंक्रीज हो रहा है, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट तेरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये मैग्नेटिज्म दिखाएगा। इस प्रोसीड्यूर को हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ये तुम लोग का विलियम नेसे वेसे में नहीं लिखा होगा, ये मैं केमिस्ट्री के बुक देख के बोल रहा हूँ। ये होगा तुम्हारा एक्सचेंज कपलिंग। तो फेरोमैग्नेटिज्म और एक्सचेंज का थोड़ा ये तेरा डायरेक्ट कपलिंग थोड़ा अनकॉमन है, पर होता है। किसमें होता है, प्योर आयरन में डायरेक्ट कपलिंग होता है। प्योर आयरन में, आयरन का एक लोहे की डंडा ले ले, लोहे के बार ले ले, उसमें उसमें तेरा डायरेक्ट कपलिंग होता है। और एक्सचेंज कपलिंग किधर होता है, एक्सचेंज कपलिंग होता है तेरा CR2O3 का, CR2O3 CR2O3 और तेरा होगा Fe3O4, इसमें तेरा एक्सचेंज कपलिंग होता है। अभी एक्सचेंज कपलिंग की वजह से ये देखो, ये कपलिंग के वजह से ही तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स भी जनरेट करता है, पर एक्सचेंज कपलिंग की वजह से बोथ फेरोमैग्नेटिक मिनरल भी जनरेट होता है और फेरीमैग्नेटिक मिनरल भी जनरेट होता है। पर अभी उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मिनरल और फेरीमैग्नेटिक मिनरल कैसे जनरेट होता है, मतलब कैसे डिफरेंशिएट। तो फेरीमैग्नेटिक मिनरल क्या है, सॉरी 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 मैंने गलत गलत बोल दिया, सॉरी एक सेकंड। डायरेक्ट कपलिंग की वजह से बस फेरोमैग्नेटिक मिनरल से जनरेट होता है, और एक्सचेंज कपलिंग की वजह से फेरीमैग्नेटिक मिनरल जनरेट होता है। फेरीमैग्नेटिक मिनरल जनरेट होता है। अभी देखो और एक चीज होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वो भी कपलिंग की वजह से ही होता है। पर क्या होता है, सपोज मैंने जैसे दिखाया, मैंने जैसे पहले दिखाया तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सेंटर जो होता है, यहाँ पर भी एक पैरामैग्नेटिक सेंटर है। अभी क्या हो गया, अभी इस पर्टिकुलर एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन है पॉजिटिव हाफ, और इस पर्टिकुलर एरिया में इसका स्पिन है, ये क्या होगा, इसका स्पिन है नेगेटिव हाफ। इस पर्टिकुलर एरिया में इसका स्पिन है नेगेटिव हाफ। इस पर्टिकुलर, एक सेकंड सॉरी, हाँ ये हो गया तुम्हारा और ये हो गया तुम्हारा, इसमें है पॉजिटिव हाफ, इसमें है नेगेटिव हाफ। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बोलो यार, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। हेलो, जीरो होगा ना, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा जीरो। तो इसको हम बोलते हैं, ये फिनोमेना जब होता है इसको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या दिखाता है, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड में ज्यादातर ये दिखाई देता है, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड्स में ये ज्यादातर दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया, कौन से पार्ट समझ नहीं आएगा, दीपक प्रेरणा कौन सी पार्ट समझ में नहीं आया, दीपक। Yes, sir, please. हम्म, समझ में आया पूरा, Yes. ठीक है। अच्छा, और एक चीज होता है जो होके तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में लूंगा तुम्हारा इसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, कोई वो क्रिस्ट मतलब आइसोस्ट्रक्चरल मिनरल आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म ये सब वगैरह जो होता है उसके ऊपर लूंगा। वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होता है, क्रिस्टल ग्रोथ कैसे होता है, डिफेक्ट कैसे होता है, वो
भी इसी हफ्ते में ले लूंगा। अभी देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है कि तुम्हारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो उस पर हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस ये चीज जान लो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल में दो तरीके की मिनरल होता है। एक होता है पाइजो इलेक्ट्रिक पीजियो इलेक्ट्रिक मिनरल, और एक होता है पाइरो इलेक्ट्रिक मिनरल। पीजियो इलेक्ट्रिक मिनरल्स में क्या होता है, जो सब मिनरल डिफॉर्मेशन के वजह से, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, जो सब, प्रेशर मतलब एक प्रेशर और एक सॉरी, एक प्रेशर का होता है और एक टेम्परेचर हाँ मतलब जो एग्जैक्टली, चेंजेस होते ड्यू टू डिफॉर्मेशन जो सब मिनरल इलेक्ट्रिसिटी दिखाता है उसको हम बोलते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक मिनरल या फिर पाइजो इलेक्ट्रिक मिनरल। क्या होता है ना, मतलब पूरा डिटेल्स में देखोगे तो डिफॉर्म कर दे रहा है ना। तो क्या कर रहा है ये, क्या होता है कि डिफॉर्म करने की वजह से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अगर हम डिफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है एक साइड में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है एक साइड में चला जाएगा, तो एक पोलरिटी क्रिएट होगा दोनों के अंदर, एक पोलरिटी क्रिएट होगा। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक पास कर पाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट वो पास कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक मिनरल और पाइरो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर ड्यू टू, सॉरी, ड्यू टू टेम्परेचर हीट क्रिएट होगा, ड्यू टू टेम्परेचर हीट क्रिएट होगा। समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। अच्छा, तो आज क्या और करना है या नहीं करना है बोलो। पर टास्क रहेगा हाँ प्रेरणा। तेरे को बोला था कि कलर तक जो भी है नोट बनाने का, कलर के बाद से जो है लुमिनेसेंस, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो, वो सब जो है थर्मोल्यूसेंस, फोटोलुमिनेसेंस, वो सब नोट बनाना है। जस्ट शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है कि क्या होता है बस, और एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। कल अगर प्रीत नहीं क्लास लेगा तो मैं एक्स्ट्रा और एक क्लास लूंगा। रिकॉर्ड बंद करते हैं।